गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो एक डिस्कस किया था मोटर व्हीकल एक्ट पर, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और उसके अमेंडमेंट जो 2019 में हुए उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के बचे हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे और आज ही की वीडियो के साथ इस मोटर व्हीकल एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन के बचे हुए टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारा हुआ था और उसके बाद हम जो शुरू करेंगे आज। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका ट्रेनिंग सेंटर का, लाइसेंस पे एज कैटेगराइजेशन का, क्लासिफिकेशन का पॉइंट, शेड्यूल डिस्कस किए थे और उसके साथ साथ अब बचे हुए सेक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा धारा है वो है 39। इस 39 में अगर हम लोग बात करें, सेक्शन 39 में क्या दिया हुआ है, तो सेक्शन 39 में रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। क्लियर? सेक्शन 39 में किसके बारे में बताया गया है? रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। क्या होता है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की बात करें तो देखो, रजिस्ट्रेशन किसी भी गाड़ी का पब्लिक प्लेस में अगर हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर पब्लिक प्लेस कई बार यूज हुआ है। तो पब्लिक प्लेस एक ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहां पर किसी भी व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। क्लियर? ऑपरेट करते हैं तो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर कोई मोटर व्हीकल ऐसा है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। हाँ, रजिस्ट्रेशन कई प्रकार से होता है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन, अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कहां पे हो सकता है इसकी भी बात आती है। तो देखो, जो भी मोटर व्हीकल होता है बेसिकली आप ये मत समझो, जिस डिस्ट्रिक्ट के आपका डोमिसाइल होता है, जिस जिले के आप निवासी होते हैं उसी जिले के रजिस्ट्री ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रीकरण ऑफिस होता है। स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंतर्गत एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस स्टेब्लिश करता है जहां पर मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसको बेसिकली हम लोग आरटीओ के नाम से जानते हैं। क्लियर? जिसको बेसिकली हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आरटीओ के नाम से जानते हैं। अब देखो, जब आप किसी भी मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक स्पेशल सिंबल मिलता है। क्लियर? एक स्पेशल सिंबल मिलता है और वो स्पेशल सिंबल इस बात की पहचान होता है कि आपका मोटर व्हीकल किस आरटीओ से संबद्ध है। क्लियर? यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, किसी सार्वजनिक स्थान में कोई अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटर यान का स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह यान इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो। क्लियर? अब देखो, रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका 4 नंबर। चैप्टर नंबर किसका है? 4। चौथे अध्याय में रजिस्ट्री कराई जाती है, रजिस्ट्रीकरण कराया जाता है, पंजीकरण कराया जाता है किसी भी मोटर व्हीकल का। अब रजिस्ट्रीकृत होता था यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित ना हो। दो चीजें। अब देखो, रजिस्ट्री भी हुआ, रजिस्ट्रेशन निलंबित भी ना हो। अगर निलंबित है तो भी वो ऑपरेट नहीं होगा। रद्द ना किया गया हो, यान पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीत से प्रदर्शित हो। क्लियर? विहित रीत का मतलब क्या होता है? विहित रीत का मतलब होता है जो नॉर्म्स के आधार पर है। जैसे आप देखते हो जो नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट पे जो कलर होते हैं कि व्हाइट कलर पे ब्लैक इंक से और नंबर लिखे होंगे या येलो कलर पर ब्लैक इंक से नंबर लिखे होंगे, ये एक सिंबल होते हैं। ये एक आपका एक यूनिवर्सल नॉर्म्स होता है जो आरटीओ ऑफिस जारी करता है, या ये कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है कि कौन सा कमर्शियल व्हीकल होगा, कौन सा प्राइवेट व्हीकल होगा, उनको कैसे मेंटेन करना है, उनके लिए नॉर्म्स लिखे जाते हैं। ठीक है, नॉर्म्स बताए जाते हैं। अब देखो, यहां पर आपको स्पेशल सिंबल कैसे मिलेगा ये बात करो। जैसे यूपी में जो नंबर रजिस्टर से मिलते हैं, क्लियर, जो नंबर यूपी में रजिस्ट्री के द्वारा मिलते हैं हमें, वो कब से मिलते हैं? यूपी। अब अगर महाराष्ट्र में आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो महाराष्ट्र में शुरुआत कहां से होती है? एमएच। अब अगर आप छत्तीसगढ़ में कराते हो तो वहां शुरुआत होती है सीएचएच। अब ये तो स्टेट के कोड हो गए, ये बताता है किस स्टेट का मोटर व्हीकल है। लेकिन उस स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो किस डिस्ट्रिक्ट का है इसे कहते हैं आरटीओ कोड। क्लियर? यही आपका आरटीओ कोड होता है जो ये बताता है किस डिस्ट्रिक्ट का है। जैसे कानपुर में की अगर हम बात करें तो यूपी 78, ये कानपुर आरटीओ कोड है। अगर यूपी 77 की बात करें, कानपुर देहात की आरटीओ कोड है। अगर 35 की बात करें
तो यूपी 35 तो ये आपके उन्नाव का कोड हो गया, या यूपी 32 बात करें तो ये आपका लखनऊ आरटीओ कोड का सिंबल हो गया। यानी यूपी 32 के बाद में अगर कोई नंबर लिखा आप देख रहे हो तो ये सिंपल है कि ये गाड़ी लखनऊ आरटीओ में पंजीकृत है। क्लियर। तो पंजीकरण, अब देखो पंजीकरण में भी जैसे पेट्रोल व्हीकल होता है तो 15 साल के लिए होता है, अगर वो डीजल व्हीकल होता है तो 10 साल के लिए होता है, अगर वो सीएनजी व्हीकल होता है तो 20 साल के लिए होता है। यानी इसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, निलंबित तो खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, आपको पुनः रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं कराते हो तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। क्लियर। और इसके बीच में आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर मोटर व्हीकल को हम लेकर रोड पे चल रहे हैं तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होना, पंजीकरण होना अनिवार्य होता है। क्लियर। अब जब कोई गाड़ी व्हीकल आप लेते हो तो देखो एक टेम्परेरी व्हीकल आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है उसकी भी कंडीशन होती है 30 डेज। इसकी जो मान्यता होती है वो वास्तविक मान्यता होती है 30 डेज। जो टेम्परेरी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो दो तरीके से मिलता है। एक तो आप जब कोई नया व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तब उस समय आपको नंबर दिया जाता है, या फिर आप किसी अदर स्टेट से किसी अदर स्टेट में गाड़ी को कुछ समय के लिए लेके आते हो कि हमें 15 दिन 20 दिन 1 महीने चलाना है, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो कि मैं अपनी गाड़ी को लेकर के यहाँ पे आ रहा हूँ जो अगले 30 दिन तक यहाँ पर मुझको ऑपरेट करनी है। तो बेसिकली ये आपको मिलता है सिर्फ कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए मिलता है। इसके आगे आपको करना होता है तो फिर आप उसको एक्सटेंड कराते हो। क्लियर। तो ये था आपका रजिस्ट्रीकरण, जिसका आवश्यकता बहुत कंपलसरी होता है मोटर व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए। किस सेक्शन में, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा हमारा वो किस सेक्शन में है, वो है सेक्शन 39। यानी मोटर व्हीकल का पंजीकरण हम किस धारा में कराएंगे, 39 में कराएंगे, जिससे हमको एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो हमें प्रदर्शित करेगा कि मोटर व्हीकल हमारा कहां पर रजिस्टर्ड है। और मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किस चैप्टर में कराते हैं, तो चैप्टर 4। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन 40, रजिस्ट्रीकरण कहां किया जाना है, ये हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको कहां किया जाना है, बेसिकली हम लोग कहां कराएंगे, जिस जिले के हम निवासी होंगे, डोमिसाइल होगा हमारा, वहां पे कराएंगे। नेक्स्ट सेक्शन 42, राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध। देखो यहां पर क्या, यहां पर कुछ ऐसे मोटर व्हीकल होते हैं, देखो जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वहां पर एक चीज सिंपल है, वो ये है कि आप एक टैक्स पे करते हो। ठीक है। जैसे जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं उनमें फुल टाइम टैक्स पे हो जाता है, 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन और 15 साल का टैक्स पे हो गया, फिर नहीं बीच में पे होना। कमर्शियल में लगातार पे होता है। क्लियर। तो यहां पर जो राजनयिक अधिकारी होते हैं यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन से, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, वो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको मोटर व्हीकल प्रोवाइड कराया जाता है, या ऐसे जो कमिश्नरी होते हैं या काउंसिलीय अधिकारी होते हैं जिनको मोटर व्हीकल प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऐसे लोग को जो टैक्स पे होता है वो गवर्नमेंट को ही गवर्नमेंट से प्राप्त होता है। क्लियर। तो वो टैक्स पे ही नहीं लिए जाते, उनके लिए एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, एक विशेष रजिस्ट्रेशन दिया जाता है और उनको विशेष चिन्ह प्राप्त होते हैं। जैसे बेसिकली आपने कई बार देखा होगा जो फौज के लिए, जो फोर्स, जो आपकी डिफेंस के लिए मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए जाते हैं और इनके आगे नंबर लिखा होता है, फिर ये सिंबल बना होता है। कुछ ऐसे नंबर होते हैं इनमें उस तरीके के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाई पड़ते या नंबर प्लेट नहीं दिखाई पड़ती जो बेसिकली हम लोग सामान्यतः गाड़ियों पर देखते हैं। क्लियर। क्योंकि ये आपके जो होते हैं नॉन प्रोडक्टिव क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ये सिर्फ एक एक्सपेंडिचर है जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है डिफेंस पोर्शन का। इसलिए यहाँ पर जो मोटर व्हीकल प्रोवाइड कराए जाते हैं वो एक स्पेशल सिंबल के साथ प्रोवाइड कराए जाते हैं। जब कभी ये मोटर व्हीकल या जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसका काउंसिल अधिकारी या पद खत्म हो जाता है तो उसका ये रजिस्ट्रेशन भी स्वतः क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अर्थात सेक्शन 41 सिर्फ विशेष सिंबल के लिए है, एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन के लिए है जो राजनयिक अधिकारियों या काउंसिली अधिकारियों के लिए दिया जाता है। जब कभी उसका ये पद समाप्त हो जाता है तो यह स्वतः ही रजिस्ट्रेशन भी समाप्त हो जाता है और वही मोटर व्हीकल फिर से किसमें आ जाता है, सेक्शन 39 और सेक्शन 40 में, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसका रजिस्ट्रेशन कहां कराया जाए। सेक्शन 40 हमें बताता है कि हम इसका रजिस्ट्रेशन कराएं कहां, और सेक्शन 39 बताता है कि मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। क्लियर। नेक्स्ट
43 अस्थायी रजिस्ट्रेशन, जिसका हमने आपसे पहले बोला था कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी होता है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए दो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हैं कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में होता है। तो अगर हम लोग सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन है आपका 43, जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है वो सेक्शन 43 में होता है। क्लियर। धारा 40 के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी मोटर यान का स्वामी रजिस्ट्री करता प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया हो। हम लोगों ने पहले बात की थी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंतर्गत कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाती है जहां पर हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उपस्थित होते हैं, जो कि पंजीकृत अधिकारी के रूप में होता है। क्लियर। तो यहां पर 43 में क्या हुआ, टेम्परेरी। अब देखो 39 हमसे क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन। 40 हमसे कहता है कहां पे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। 41 कहता है स्पेशल रजिस्ट्रेशन। क्लियर। 41 हमसे कह रहा है स्पेशल रजिस्ट्रेशन हमें कराना है। और 43 हमसे क्या कह रहा है, 43 हमसे कह रहा है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में एक तो सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा कितनी दिन के लिए वैलिड होता है। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वैलिड टिल 30 डेज, 30 दिन के लिए वैलिड होता है। 30 दिन के बाद यह रजिस्ट्रेशन हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिसको रिन्यूअल हमें कराना होता है। बेसिकली जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी लेके जाते हैं तब हम कराते हैं अस्थायी पंजीकरण। राज्य सरकार ऐसे किसी मोटर यान को जो अस्थायी रूप से राज्य के भीतर चलता है रजिस्टर कर सकेगी। क्लियर। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट गवर्नमेंट में दूसरे स्टेट का कोई मोटर व्हीकल ऑपरेट हो रहा है उसको वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करेगी। और ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए होगा, अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मींस 30 डेज। क्लियर। ये 30 डेज के लिए होगा। नेक्स्ट, मोटरयान में परिवर्तन। अच्छा देखो, मोटरयान में परिवर्तन बेसिकली जब भी आप कोई आरसी देखते हो, यही है ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमें मिलता है, पंजीकरण पत्र जो हमें मिलता है, प्रपत्र मिलता है। जब कभी किसी मोटर व्हीकल का आप आरसी देखते हो तो उसमें देखो, उसमें चेचिस नंबर लिखा होता है, उसमें मोटर व्हीकल का वेट लिखा होता है। इस जो पंजीकरण होता है ना, इसी पंजीकरण में लिखा होता है हमारा वेट, कि उसका वेट कितना है। ये वेट क्या है, ये लादान रहित होता है। क्लियर। ये लदान रहित होता है, इसमें आपका लोडेड नहीं होता है। क्लियर। दूसरा, इसी में लिखा होता है कि मोटर व्हीकल का कलर क्या है। ठीक है। मोटर व्हीकल में व्हील्स कितने हैं, मोटर व्हीकल का जो कैटेगराइजेशन होता है या जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये कंप्लीट डिस्कस होता है किसमें, आपके आरसी में। फ्यूल्स के बारे में लिखा होता है, कौन सा फ्यूल्स है, इंजन का सीसी कितना है, कंप्लीट डिटेल होती है। तो ये हो गया मोटर यान में अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन में हमको एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि परिवर्तन कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अर्थात हम ऐसा नहीं है कि अपने मोटर व्हीकल को काट करके अलग एक लुक दे देंगे। ठीक है। आप जैसे स्कॉर्पियो लिए हो, इच्छा है नहीं इसको हम लोग असेंबल कर करके अलग से मॉडिफाई करें और BMW बनाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं होगा। हाँ, चेंज क्या हो सकता है, यहां पर क्वेश्चन है कि हम लोग परिवर्तन कर क्या सकते हैं। तो देखो, एक पॉइंट याद रखना है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, हमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो देखो परिवर्तन क्या कर सकते हो, जैसे आपका जो मोटर व्हीकल है अगर वो पेट्रोल ऑपरेट है, आप चाहते हो कि हम इसको क्या बनवा दें, CNG। ठीक है। या LPG जो पहले बनता था। ठीक है। जो ये चेंज आप चाह रहे हो ये चेंज आप करा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको RTO ऑफिस से पास लेना होगा। क्लियर। तो मोटर यान में परिवर्तन, इसके पहले हम 2.1 में डिस्कस कर चुके हैं, एडॉप्टेबल। ठीक है। जो हमने एडॉप्ट किया, क्यों, उसमें हमने किया था कुछ रिलैक्सेशन के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, और यहां हम उसमें चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या चेंज होगा, नो ऑनर ऑफ मोटर व्हीकल सेल सो अल्टर द व्हीकल दैट द पर्टिकुलर कंटेंट इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेसिक चेंज नहीं होगा, जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन में है वही रहेगा। आर एट द variance with those originally specified by the manufacturer, provided that where the owner of motor vehicle make modification of the engine or any part thereof of vehicle for facilitating its operation by a different type of fuel। हम
चीजों को इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए चेंज करेंगे। किसमें? टाइप ऑफ फ्यूल में, ईंधन में। क्या ईंधन में करेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग बाइनरी, ठीक है, ई पावर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, सोलर पावर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्लियर? तो हम लोग इन पर चेंजेस करेंगे जिसके लिए भी हमको अप्रूवल लेना होगा। ये था मोटरयान परिवर्तन। तो यानी फ्यूल में जो चेंजेस करते हैं वो किस सेक्शन के अंतर्गत करते हैं? सेक्शन 52 के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट 110A 110 का। क्लियर? 110 का में देखो क्या है, मोटरयान को वापस बुलाना। मोटरयान को वापस बुलाने का मतलब रिकॉल। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जोड़ा गया है अमेंडमेंट के द्वारा। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है गाड़ी को वापस बुलाना। बेसिकली रिकॉल का जो ऑप्शन होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर के पास। रिकॉल हमेशा कौन करता है? मैन्युफैक्चरर करता है। मैन्युफैक्चरर कब करेगा? सिंपल सी चीज है, जब कभी उसके मोटर में कुछ ऐसी फेल्योर होगी या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिससे एक विशेष नुकसान या क्षति पहुंचने की आशंका होगी, तभी होगा रिकॉल। तो गवर्नमेंट ने रिकॉल ऑप्शन को एक लॉ बना दिया है, एक कानून बना दिया है कि अगर मैन्युफैक्चरर चाहे भी तो उसको वापस करने के लिए बाध्य होना होगा। अगर वो सोचता है कि मैं रिकॉल नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं है, उसको रिकॉल करना पड़ेगा। एक नॉर्म्स बन गया। क्या नॉर्म्स बन गया देखते हैं। केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्माता को यह निर्देश दे सकेगी, अर्थात अब कंपनी नहीं, गवर्नमेंट खुद निर्देश देगी कि आपको रिकॉल करना है। कंपनी रिकॉल करती है, अपनी मार्केट को मेंटेन करने के लिए रिकॉल करती है कंपनी, लेकिन उसके करने से और ये कानून बनने से अंतर हो जाता है। किसी विशिष्ट किस्म के मोटर यानों में उसके परिवर्तियों को तब वापस बुलाएगी यदि क्या प्रॉब्लम हो उसमें, उस विशिष्ट किस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है, या चालक को या उसमें बैठे हुए लोगों को, यहां तक उसके चलने से सड़क मार्ग पर उपस्थित लोगों को अगर कोई क्षति होने की आशंका है तो ऐसे मोटर व्हीकल को मैन्युफैक्चरर को रिकॉल करना होगा। क्लियर? अब इस पर गवर्नमेंट कैसे आदेशित करेगी उसमें समझते हैं। देखो, या जो कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने मोटर व्हीकल परचेज किया है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है। एक नंबर ऑफ पर्संस उपस्थित होते हैं तो उस पर गवर्नमेंट एक राजपत्र इशू करेगी और इसको रिकॉल करना होगा। सेकंड, किसी परीक्षण एजेंसी के द्वारा वो प्रॉब्लम बताई जाए तो भी उसको लेना पड़ेगा, या किसी अन्य स्रोतों से ऐसी कोई समस्या का हमें अनुसरण होता है, हमें कोई ज्ञान होता है, हमें नॉलेज में आता है तो हम रिकॉल ऑप्शन पर वहां पर बल देते हैं। क्लियर? तो रिकॉल ऑप्शन किसमें है? 110A में है, यानी इसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया। क्लियर? तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं आपके पास। तो 110A में कौन सा ऑप्शन है? रिकॉल। रिकॉल किसका अधिकार है? मैन्युफैक्चरर का। अभी तक मैन्युफैक्चरर का ये विवेकाधिकार होता था, अब इसको क्या बना दिया गया? एक लीगल राइट्स बना दिया गया जिसके अंतर्गत उसको रिकॉल करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास 112 112 सेक्शन 112 यानी धारा 112 में क्या है? तो धारा 112 में आपको दी गई है स्पीड, गति सीमा। क्लियर? गति सीमा, लिमिट ऑफ स्पीड। ठीक, लिमिट ऑफ स्पीड दो क्या है? तो एक तो ये होती है कि अगर आप तीव्र गति से चल रहे हैं, ठीक है ना, आप लिमिट तोड़ रहे हैं तो आपका चालान होता है। क्लियर? एक तो ये चालान होता है कि आप बहुत अधिक तेज चल रहे हैं, लेकिन एक चालान तब भी होता है जब आप एक लिमिट से भी धीरे चल रहे हो, क्योंकि इससे भी अवरोध उत्पन्न होता है। क्लियर? तो आप जब कभी भी हाईवे पे चलेंगे, जब कभी आप स्पेशल रोड्स पे चल रहे होते हैं जो बेसिकली जहां पर छोटे वाहन नहीं होते, जहां पर पैदल यात्री नहीं होते, वहां पर एक गति सीमा दे दी जाती है। कई जगह आप देखते हो गति सीमा लिखी होती 40 किलोमीटर, अर्थात आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं चल सकते। कई जगह क्या लिखा होता है? कार के लिए 80, ठीक है, बड़े वाहन के लिए 100। अब अगर आप कार के लिए लाइन बनी हुई, इस लाइन में आपको 80 की स्पीड से चलना है, आप 70 की स्पीड से चल रहे हो तो आपका चालान कटेगा। आप 90 की स्पीड से चलोगे तो भी आपका चालान कटेगा। उसके लिए ऑटोमेटिक
ऐसे यंत्र लगाए जाते हैं जो आपकी स्पीड को मॉनिटर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका बड़ा व्हीकल है, आप बस में चल रहे, बस चल रहा है, बस में आप ऑपरेट कर रहे हो या ट्रक में आप चल रहे हो, आपकी 100 की स्पीड लिखी हुई है और आप अगर 90 चल रहे हो तो आपका चालान होगा, आप अगर 120 चल रहे हो तो भी आपका चालान होगा। ऐसी जो लिमिट है वो, अब ये किस सेक्शन के अंतर्गत होगा, किसमें पनिशेबल है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये पूछ लिया जाता है किस कानून से। अभी हाल ही में एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत ही तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, यूपीएससी मेंस पास किया हुआ उसका, उस बंदे का कहना होता है कि किस कानून से आपने हमारी गाड़ी रोकी और हमें मत बताओ। तो ये वो कानून है जो पुलिस को ये अधिकार देते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 112 आपको एक स्पीड की अधिकार देता है कि अगर आप लिमिट तोड़ रहे हो तो आपका चालान करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, भार सीमा है। भार सीमा पर बात करते हैं तो देखो 112 क्या था, स्पीड, 113 क्या है, वेट। ये तो गाड़ी में होता है, एक तो स्पीड मिल गई, दूसरा में क्या मिल गया, वेट मिल गया। अब वेट में दो चीजें हैं, वो दो चीजें क्या है, स्पीड में दो चीजें क्या थी, एक लिमिट से तेज नहीं होगी और लिमिट से धीमे भी नहीं होगे, दोनों चीजें थी, ना तो स्लो चलना है ना फास्ट चलना है। वेट में भी दो चीजें हैं, एक वेट होता है भार रहित, अनलोडेड, क्लियर, और दूसरा होता है भार सहित यानी लोडेड। और दोनों की कंडीशन आपको पहले से क्लियर होती है जो आपकी लिमिट में लिखी जाती है। जैसे किसी मोटर व्हीकल का भार रहित वेट है 12 टन, 12,000 किलोग्राम। ठीक है, अब अगर उसका वेट कराया जाए और उसने गाड़ी को मॉडिफाई कराया हुआ है, मॉडिफिकेशन के बाद उस गाड़ी का वेट हो गया 12.5 टन, अब ये पनिशेबल है। क्लियर। जो आपकी आरसी पे आपका वजन लिखा है उससे ज्यादा वजन होना नहीं चाहिए, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, अब आपका भार सहित जो परमिट पास है वो पास है आपका 32 टन, अर्थात आप भार कितना वेट ले सकते हो, 20 टन। क्लियर। और आपने ओवरलोड कर दिया और आपका वेट हो गया 40 टन, तो फिर आप क्या हो, पनिशेबल हो। क्लियर। यहां पर भी आपको पनिश किया जाएगा, आप पनिशेबल हो, इसके लिए आपके ऊपर वाद होगा, आपको पेनल्टी भरनी होगी। क्लियर। तो ये दोनों चीजें हो गई भार में। तो भार में याद रखना है आर्टिकल 113 है। क्लियर। और 113 के साथ साथ दो तरीके के वेट है, एक भार रहित और दूसरा भार सहित, यानी लोडेड मोटर व्हीकल और अनलोडेड मोटर व्हीकल, और दोनों ही वेट आपके क्लियर होते हैं, उससे ऊपर होने नहीं चाहिए। दोनों वेट पनिशेबल है, ऐसा नहीं है कि लोडेड वेट पनिशेबल है और अनलोडेड वेट पनिशेबल नहीं है, तो दोनों वेट पनिशेबल है अगर एक लिमिट से ऊपर है। नेक्स्ट सेक्शन 119, यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य। अब देखो यहां पर कौन से नियम है, यातायात के चिन्ह। अगर याद हो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि शेड्यूल आपके दो हैं, जिनमें से जो फर्स्ट शेड्यूल है वो ट्रांसपोर्टेशन के सिंबल से संबंधित है। जो फर्स्ट शेड्यूल था आपका वो किससे था, यातायात चिन्हों से संबंधित था। जबकि जो आपका दूसरा शेड्यूल था वो कंपनसेशन से संबंधित था। क्लियर। तो जो यहां पर 119 की बात हो रही है, किससे बात हो रही है, फर्स्ट शेड्यूल से बात हो रही है। मोटरयान प्रत्येक ड्राइवर यान किसी अज्ञापक यातायात चिन्ह द्वारा किए गए संकेतों के अनुरूप केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के अनुरूप चलाएगा, उन सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा। क्लियर। तो ये इसके लिए हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें फर्स्ट शेड्यूल के सारे सिंबल दिए होंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन के सिंबल्स हैं, जो यातायात के चिन्ह हैं वो आपके दिए होंगे। तो 119 उन यातायात चिन्हों की बात कर रहा है जो कि शेड्यूल फर्स्ट में है। क्लियर। यहाँ पे देखो नोट मेंशन भी है, द फर्स्ट शेड्यूल। क्लियर। किस अनुसूची में है, प्रथम अनुसूची में है। ओके, पहली अनुसूची में है। तो इसको हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अभी तक इसमें ही इतना ही। नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट सेक्शन, अगली धारा आर्टिकल 124 124, पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध। देखो अब यहां पर जो पॉइंट बन जाते हैं, इसमें सब पॉइंट है, सब सेक्शन बना हुआ है। सब सेक्शन क्या बना हुआ है, सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 पास से संबंधित है, ठीक है, और सब सेक्शन 2 आपका टिकट से संबंधित है। बिना टिकट की यात्रा भी दंडनीय है और बिना पास की यात्रा भी दंडनीय है। अब टिकट में तीनों तरीके से टिकट होते हैं। एक आपके सामान्य टिकट होता है, एक वातानुकूलित टिकट होता है यानी कि रिजर्वेशन होता है, आरक्षित होता है। तो एक सामान्य हो जाता है, दूसरा आपका क्या हो जाता है, आरक्षित हो जाता है, और तीसरा आपका हो जाता है सीजनल।
सीजनल कौन से होते हैं? सीजनल को हम लोग नॉर्मली समझते हैं एमएसटी। क्लियर? तो ये तीनों प्रकार के टिकट होते हैं। तो या तो ये हो आपके पास या फिर पास हो आपके पास, इसके बिना अगर आप सफर कर रहे होते हैं तो आप का अपराध दंडनीय होता है। क्लियर? अब किसके लिए किससे बनाना है? तो देखो, ऐसा नहीं है कि टिकट के बिना आप सवारी नहीं कर सकते। जो मंजिलीय गाड़ियां होती हैं, जो ऐसे मोटर व्हीकल होते हैं जो यात्रियों के लिए चलते हैं, उनमें आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती जिनमें आपको पहले से टिकट लेना होता है, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती जिनमें आप गाड़ी में बैठने के बाद टिकट लेते हैं। तो उसके लिए नॉर्म्स है कि कंडक्टर या फिर चालक, जो भी कंडक्टर के कार्य के लिए चिन्हित हो, उससे गाड़ी पर बैठकर या गाड़ी में पहुंचकर यथाशक्ति शीघ्र, यानी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको टिकट लेना है। क्लियर? और ये बिना टिकट यात्रा पनिशेबल है किस सेक्शन में, किस धारा में? तो धारा कौन सी है? 124। नेक्स्ट 129, इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, बहुत ज्यादा पूछा भी जा सकता है। 129 किस में है? सुरक्षात्मक सिर के पहनावे का पहना जाना। क्या है यहाँ पे सिर के पहनावे पहना जाना, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो? हेलमेट। तरीका तो ये होता है कि हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो ISI से सर्टिफाइड हो। क्लियर? इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, जो भारतीय मानक संस्था है, उससे सर्टिफाइड हो, ऐसा हेलमेट पहना जाना चाहिए। और हेलमेट ऐसे ही नहीं, हेलमेट ऐसा पहना जाना चाहिए कि आज चालक पहने हुए हो और चालक के साथ साथ गाड़ी पर बैठने वाला भी पहने हुए हो, अगर आप टू व्हीलर की बात कर रहे हो। क्लियर? अगर आपके साथ में कोई बच्चा बैठा हुआ है, और बच्चा क्या है, बच्चा भी आपका एक एज पर होता है, तो उसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन लागू होता है। अब यहां पर हेलमेट से एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो रिलैक्सेशन क्या हुआ है? हेलमेट के बिना चालान है, पनिशेबल है आपका। सेक्शन 129 हेलमेट से संबंधित है। अगर वो व्यक्ति ऐसा जो सिख है और गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, गाड़ी को राइड कर रहा है और पगड़ी धारण करता है, ऐसा नहीं सिख है और बिना पगड़ी वाला है, कुछ ऐसे होते जो पगड़ी धारण नहीं करते, जो सिख है पगड़ी धारण करता है, उसको इस हेलमेट के नॉर्म से रिलैक्सेशन मिला हुआ है। लेकिन जो पगड़ी धारण नहीं करते उनको ये रिलैक्सेशन प्राप्त नहीं है। याद रखना, सिख, वो भी पगड़ी धारण सिख, उनको सेक्शन 129 से रिलैक्सेशन मिला हुआ है, बाकी किसी को रिलैक्सेशन यहां पर प्राप्त नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट 134A, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 134A, सेक्शन 2019 के संशोधन में जोड़ा गया है, 2019 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया, संशोधन में जोड़ा गया। नेक व्यक्ति की संरक्षा, नाम से ही अर्थ समझ में आता है, कैसा व्यक्ति है? नेक व्यक्ति है। नेक व्यक्ति मतलब गुड सैमरिटन्स। गुड सैमरिटन्स मतलब, देखो क्या होता था, अगर कोई हादसा होता है तो कोई व्यक्ति हेल्प करना नहीं चाहता, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो या नॉन मेडिकल हेल्प हो, किसी भी तरीके की हेल्प हो, चिकित्सीय देखरेख हो या गैर चिकित्सीय देखरेख हो, क्योंकि वो क्या करता है कि देखने से या उसकी सहायता करने से पुलिस के उसमें वो व्यक्ति संलिप्त हो जाता है, शंका की दृष्टि से देखा जाता है, कहीं उसको विक्टिम न समझ लिया जाए, इसलिए वो चीजों से हटता है। तो गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स बनाया जिससे कि ये हादसे कम हो, उस व्यक्ति को जो सबसे पहले सुविधा मिल सके, जो दूसरा कोई उपलब्ध करा सकता है तो वो उपलब्ध कराए, उसकी सुरक्षा की जाएगी सेक्शन 134A में। क्लियर? उसकी सुरक्षा किसमें की जाएगी? 134A में की जाएगी। और उसको नाम क्या दिया गया? गुड सैमरिटन्स। अ गुड सैमरिटन शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन, अर्थात इस पर ना तो कोई सिविल वाद होगा, सिविल वाद मतलब कोई क्षतिपूर्ति का वाद नहीं होगा, ना तो कोई क्रिमिनल वाद होगा, क्रिमिनल एक्शन होगा, फॉर एनी इंजरी टू और डेथ ऑफ द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ मेजर मोटर व्हीकल, involving a motor vehicle, where such injury or death resulted from the good Samaritan's negligence in acting or failing to act while rendering emergency medical or non-medical care of
असिस्टेंस। अर्थात ये भी नहीं है कि उसने आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सीय देखरेख या सहायता करने की कोशिश करी और उसकी डेथ हो गई तो तुम कहो कि नहीं वो असफल हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, उस पर किसी प्रकार का कोई वाद नहीं बनेगा, वो सहायता के लिए उपलब्ध हो, इसलिए ये नियम बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सेक्शन 134A 2019 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। सैमरिटेंस बनाया, गुड सैमरिटेंस बनाया गया, उस पर कोई किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल और सिविल वाद नहीं बनता। क्लियर। नेक्स्ट 161 बहुत ही चर्चित है, हिट एंड रन। आप समझ गए होंगे, हिट एंड रन केस बहुत ही चर्चित केस है। हिट एंड रन केस, हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना में प्रतिकर के विशेष उपबंध। ठीक, क्या प्रतिकर के विशेष उपबंध है अगर हम लोग इनकी बात करें? हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होता है, उसके बाद वो व्यक्ति भाग जाता है और जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी दुर्घटना हुई है, उसकी मृत्यु कारित होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर जो पेनाल्टी बनती वो क्या बनती है? 2 लाख रुपए की नियत राशि या कोई उच्चतर, अर्थात कम से कम कितना बनेगा? 2 लाख, या फिर जो डिसाइड हो, जैसे डिसाइड कर दिया गया 1,50,000 तो ये 1,50,000 नहीं, फिर 2 लाख। अगर डिसाइड कर दिया गया 3 लाख तो फिर 2 लाख नहीं, 3 लाख, जो भी उच्चतर हो। क्लियर, जो भी उच्चतर हो, जो ज्यादा हो वो। हिट एंड रन के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को घोर उपहति हो जाए। दो चीजें देखो, हम लोग आईपीसी पढ़ चुके हैं, आईपीसी में हम लोगों ने पढ़ा था उपहति और घोर उपहति, याद है? उपहति और घोर उपहति। तो मृत्यु नहीं हुई, क्या हो गई? घोर उपहति हो गई। घोर उपहति होने पर भी जो हादसा होता है वो ऐसा होता है कि व्यक्ति का अंग भंग हो जाता है। अगर ग्रेवियस हेड होता है, घोर उपहति होती है, तो भी आपके ऊपर क्या बनता है? 50,000 रुपए की राशि को नियत किया गया। अब समझो, जो ये 50,000 है, ये पहले कितना था? 12,500। 12,500 से इसे कितना किया गया? 50,000 किया गया। अब अगर हम 2 लाख की बात करें तो 2 लाख का जो अमाउंट अब बनाया गया है, ये पहले था 25,000। इसको 2019 के अमेंडमेंट से 2 लाख किया गया, इसके पहले ये 25,000 था। क्लियर। नेक्स्ट 164B मोटरयान दुर्घटना निधि, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। देखो, एक गवर्नमेंट फंड 2019 की अमेंडमेंट में ये बनाया गया कि एक मोटर व्हीकल फंड बनाया जाएगा, और ये मोटर व्हीकल फंड किसमें काम करेगा उसकी बात करें तो देखो, जो मोटर व्हीकल फंड है वो काम करता है गोल्डन, एक नाम हम लोगों ने पहले पढ़ा है, गोल्डन आवर। ये वो समय है जिस समय इलाज के लिए व्यक्ति के पास जरूरी नहीं होता कि फंड हो या घर का कोई व्यक्ति हो, तो इस 1 घंटे के लिए जो कैशलेस इलाज है आपका, जो कैशलेस मेडिसिन है, जिसका खर्चा गवर्नमेंट अपने पास से प्रोवाइड कराएगी, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से प्रोवाइड कराएगी, जिससे उसकी जान को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जा सके या उसकी जान को बचाया जा सके या कम से कम नुकसान हो, ऐसी सुविधा के लिए ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया। केंद्रीय सरकार द्वारा मोटरयान दुर्घटना निधि नामक निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित था अनुमोदित प्रकृति का संदाय, जो केंद्रीय सरकार डिसाइड करेगी, अधिसूचित करेगी या फंड जो अलॉट करेगी वो पैसा जमा किया जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा निधि में किए गए कोई अनुदान या ऋण। क्लियर। धारा 163 के अधीन विरचित स्कीम के अधीन सृजित निधि। इसमें एक पॉइंट हो जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है? जो भी पैसा खर्च होगा, वो पैसा जब उसको कंपनसेशन मिलेगा, जब उसको हर्जाना मिलेगा, उस हर्जाने से ये पैसा काटा जाएगा। जैसे 1 लाख रुपए खर्च हो गया और उसको कंपनसेशन मिला 5 लाख का, तो अब उसको पैसा कितना दिया जाएगा? सिर्फ 4 लाख। 1 लाख रुपए फंड में वापस लेकर के जमा कर दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 165 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका,
क्लेम ट्रिब्यूनल। क्लियर? क्लेम ट्रिब्यूनल, दावा अधिकरण, एक ट्रिब्यूनल बनेगा। ट्रिब्यूनल को हिंदी में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे बोलते हैं पंचाट। ठीक, एक पंचाट बनेगा। उसका काम क्या होगा? जो मोटर व्हीकल से संबंधित वाद है उनको हल करेगा। जिससे ये ट्रिब्यूनल इसलिए बनाए जाते हैं कि केस इजी वे में हल हो और फास्ट हो, शीघ्र हो, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगता है चीजों को हल करने में, सॉल्व करने में। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए, पंचाट बनाए गए। अब पंचाट के लिए जो नॉर्म्स है वो आपके क्या है उनको देखो। ये पंचाट कैसे बनेंगे? राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक राजपत्र जारी करेगी, उस राजपत्र में सूचना देगी कि ट्रिब्यूनल बनाया गया। एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, स्टेट में एक या अधिक ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं। बेस करता है केसेस के आधार पर कि वहां पर कितने केस हो रहे हैं, उस आधार पर यहां पर ट्रिब्यूनल बन सकते हैं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। ये किस पर डिपेंड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दावा अधिकरण उतने सदस्य से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार नियुक्त करना चाहे, यानी यहां पर कोई भी संख्या नहीं दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना विवेकाधिकार है कि वो कितने सदस्यों को ट्रिब्यूनल में रखती है। लेकिन अगर एक से अधिक सदस्य हैं तो उनमें से एक बनेगा आपका प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर एक से अधिक सदस्य हैं तो उनमें विवाद ना उत्पन्न हो, उसके लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति को उसका क्या बना दिया जाए? अध्यक्ष बना दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होता है। क्लियर? अब कोई व्यक्ति अगर एक से अधिक हो गया तो एक प्रेसिडेंट बन जाता है। कौन सा व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, कौन नामित हो सकता है? तो ऐसा व्यक्ति, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर, कोई भी व्यक्ति दावा अधिकरण सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए तब अर्हक न होगा जब तक वह क्वालिफिकेशन न रखता हो। कौन सी क्वालिफिकेशन न रखता हो? हैज बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, अर्थात अगर वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो तो वो ट्रिब्यूनल का सदस्य नहीं बन सकता। अर्थात ट्रिब्यूनल में सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति न्यायालय, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, यानी रिटायर्ड, या तो हो या रहा हो। बेसिकली रिटायर होता है। जिला न्यायाधीश ना हो या ना रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो जिले न्यायाधीश रहा हो वो बन सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, अर्हता रखता हो, यानी वो एलिजिबिलिटी रखता हो, वो इस पंचाट में सम्मिलित हो सकता है। क्लियर? तो क्लेम ट्रिब्यूनल जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बनता है वो किस सेक्शन में बनता है? सेक्शन 165। नेक्स्ट 180, अपराधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना। यहां पर देखो, ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों को यान या मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञप्ति देना या अनुशंसा देना या उस व्यक्ति को चलाने देना, यही नहीं है कि हम उसको आज्ञा दे रहे हैं, बल्कि हम उसे मना भी नहीं कर रहे हैं, वो भी इसी में सम्मिलित होता है। और ऐसा व्यक्ति जो क्या है? अप्राधिकृत, अर्थात वो एलिजिबल नहीं है। और एलिजिबल किस आधार पर नहीं होगा? बेसिकली दो ही बेसिक स्ट्रक्चर है, एक है सेक्शन 3 और एक है सेक्शन 4। सेक्शन 3 कहता है उसके पास लाइसेंस नहीं है, सेक्शन 4 ये कहता है उसकी एज नहीं है लाइसेंस की। क्लियर? तो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों को पूर्ति नहीं करता और यान चलवाए, अगर हम चलवाते हैं या चलाने देते हैं तो वह कारावास जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या 5,000 रुपए के जुर्माने से अथवा दोनों से। क्लियर? अब देखो यहां पर ये जो नियम है वो किस पर लागू होते हैं? सजा कितनी? 3 मास तक, जुर्माना कितना? 5,000। क्लियर? अथवा दोनों। हम लोग पहले ही बात कर चुके, भारत में हमेशा जो इंप्रिजनमेंट और पनिशमेंट एंड बोथ या और बोथ, तो हमेशा दोनों चलते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये सजा उसको नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो अपराधिकृत है, वो तो एलिजिबल ही नहीं है। यहां पर सजा मिलेगी मालिक को, जो मोटर व्हीकल का ऑनर होगा उसको सजा मिलेगी। क्लियर? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 181, धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों का चालान। ये वो है जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता या हम एज नहीं होती तो यहां पर क्या होता है? चालान करता है। इसके सेक्शन की हम लोग पहले बात कर चुके हैं, कुछ अलग नहीं है, बस यहां पर क्या हो? पनिशमेंट है। नेक्स्ट 185 क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति के द्वारा
मोटर व्हीकल का चलाना जो कि विक्षिप्त है। विक्षिप्त दो कंडीशन, एक तो वो व्यक्ति विक्षिप्त है तो उस पर तो कोई नॉर्म्स लागू नहीं होता, दूसरा उसने मादक पेय के द्वारा खुद को विक्षिप्त कर रखा है। कर रखा मतलब परमानेंट नहीं है, मादक पेय ले रखा है, इस कारण वो विक्षिप्त है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर मोटर व्हीकल चलाया जा रहा है तो वो दंडनीय अपराध है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक पैमाना बनाया गया है, एक नाप का पैमाना बनाया गया है। तो मादक पेय लेकर ऑपरेट करना दंडनीय अपराध है। क्लियर? उसमें क्या पैमाना बनाया गया, अगर 100 ml ब्लड में 30 ml अल्कोहल पाया जाए, अर्थात 30 ml अल्कोहल पर 100 ml ब्लड का यूनिट अगर पाया जाता है तो उस वह व्यक्ति दंडनीय अपराध करता है। क्लियर? दूसरा, यदि वो इतना मादक पेय लिए हुए है कि उस मादक पेय लेने के उपरांत मोटर व्हीकल को नियंत्रित नहीं कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, तो भी वो दंडनीय अपराध है। जरूरी नहीं कि 30 ml पर 100 ml हो, चलो नहीं है 15 ml ही है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकता इस कंडीशन में, वो मोटर व्हीकल ऑपरेट कर रहा है तो वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रहा है, तो वो पनिशेबल है। क्लियर? क्या पनिशेबल होगा ये देखते हैं। अगर अपराध पहली बार हुआ है, यदि अपराध पहली बार हुआ, प्रथम अपराध हुआ है, तो प्रथम अपराध में 6 माह तक की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना। क्लियर? जुर्माना सिर्फ 10,000 रुपए का है, ठीक है। लेकिन अगर अपराध दोबारा हुआ है, अगर उसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो 2 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना। क्लियर? अथवा दोनों से दंडनीय अपराध होगा। ये है आपका मादक पेय लेकर के गाड़ी को ऑपरेट करना, गाड़ी को ड्राइव करना और पाया जाना। नेक्स्ट 190, असुरक्षित दशा वाले यार, असुरक्षित दशा वाले देखो 190 थोड़ा फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमने आप लोगों की बात करी, आरसी के लिए बात करी, वैसे ही इसकी बात है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर मोटर व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और गाड़ी को आप ऑपरेट करा रहे हो तो ये दंडनीय अपराध है। क्लियर? क्योंकि इससे क्या है, इस गाड़ी को चालक को खतरा, गाड़ी को खतरा और रोड पर चल रहे लोगों को खतरा, ये तीनों स्थितियों में दंडनीय अपराध है कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी को ऑपरेट कर रहे हो। आपकी गाड़ी अगर पाई जाती, मोटर व्हीकल आपका पाया जाता है विदाउट फिटनेस, तो आप पनिशेबल हो। या घटना घट जाती है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है उसके बाद आप पाया जाता है तो भी आप पनिशेबल हो, बस दोनों की मेरिट बदल जाती है। क्लियर? क्या लिखा हुआ है, चलाए जाने ऐसे स्थान के उपयोग करने वाले व्यक्ति यानों के खतरे के कारण हो सकता है, अर्थात हुआ नहीं हो सकता है, तो 1500 रुपए का जुर्माना। क्लियर? अब अगर दुर्घटना घट जाती है तब फिर क्या होगा, 3 मास का कारावास। कितना कारावास? 3 मास का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना, अथवा दोनों। यदि यही घटना दोहराई जाती है, अगर दोबारा फिर पकड़े जाते तो घटना दोहराई जाती है, तो फिर क्या होगा, 6 माह का कारावास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 मंथ का कारावास हो जाएगा और 10,000 रुपए जुर्माना। क्लियर? ये था 190 फिटनेस से संबंधित। नेक्स्ट 194A, ये भी 2019 के अधिनियम से अमेंडमेंट से आपका जोड़ा गया, अधिक यात्रियों का वाहन। इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, देखो अधिक यात्री क्या, आपके आरसी के साथ में मेंशन होता है कि आपके मोटर व्हीकल पर कितने सवारी बैठ सकती है, ठीक है, आपके मोटर व्हीकल पर कितने सदस्य रह सकते हैं, ये जो आपके साथ चल सकते हैं, तो उन संख्या से अधिक होने पर जुर्माना, पेनाल्टी। उसमें क्या है, देखो ए में जैसे अगर टू व्हीलर की बात करें तो 2 लोग, लेकिन आप कितने हो गए, 2+1, ये 1 एक्सेस हो गया। इसकी पेनाल्टी पहले 200 रुपए थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई, 1,000 रुपए। क्लियर? अगर आप 4 व्हीलर है, आपके पास 5 का परमिट है और आप ड्राइवर के साथ 6 लोग हो, तो 1,000 रुपए पर पर्सन, जितने पर्सन बढ़ते जाएंगे उस पर 1,000 रुपए आपकी पेनाल्टी बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज, दोबारा गाड़ी को चलने के लिए परमिशन तभी, वहां से मूव करने की परमिशन तभी मिलेगी जब वो एक्सेस पर्सन जो है, जो अतिरिक्त व्यक्ति है, उसको उस मोटर व्हीकल से हटा दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 194B,
जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले बात की थी हेलमेट की, क्लियर। यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे, सीट बेल्ट की। अभी तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हेलमेट की। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सीट बेल्ट की। अगर सीट बेल्ट का हम प्रयोग नहीं करते फिर भी पेनाल्टी इंपोज होगी। पेनाल्टी कितनी, 1,000 रुपए। और एक चीज, अगर 14 साल या 14 साल से ऊपर का व्यक्ति यात्री सवारी बैठी हुई है, यात्री कोई बैठा हुआ है गाड़ी पे और वो भी सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करता, फिर भी पेनाल्टी, क्लियर। दूसरा, अगर इससे कम उम्र का है तो उसकी सुरक्षा के लिए आपको अलग से मानक मेंटेन करके मोटर व्हीकल को ऑपरेट करना होता है। नेक्स्ट 194C गा मोटरसाइकिल ड्राइविंग और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय का उल्लंघन। हमने आपसे पहले बोला था कि हेलमेट के लिए जब बात की थी कि आप जो राइड कर रहा है उसको तो हेलमेट पहनेगा, जो राइड नहीं कर रहा है उसके पास भी हेलमेट होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट डी, सिर की सुरक्षा पहनावे के न पहनने के लिए जो जुर्माना होगा, जो पेनाल्टी होगी, वो उसकी बात यहां पर की गई है। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो इसमें बात कर रहे थे कि जो पेनाल्टी इंपोज की गई है वो पोर्शन पे, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ई 194 ई में क्या दिया हुआ है। 194 ई में दिया हुआ है, अगर आप किसी ऐसे मोटर व्हीकल को पास देने में असफल होते हो जिसको पास देना अनिवार्य था। अनिवार्य क्या, जो आपातकालीन सेवाएं दे रही हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, जो आपातकालीन सेवाएं दे रही हैं जैसे कि आपकी एम्बुलेंस, या जो फायर ब्रिगेड गाड़ी हैं जो अग्निशमन सेवा दे रही हैं, ऐसे आपातकालीन से गाड़ियों को अगर हम पास नहीं देते हैं या ऐसा पाया जाता है कि हमने जानकर उनको पास नहीं दिया तो वो हमारा एक अपराध दंडनीय होता है, क्लियर। क्योंकि उसकी वजह से कोई एक बड़ी क्षति हो सकती है जिसकी अवधि क्या होगी, जो दंड होगा वो क्या होगा, 6 माह का, ठीक है, फॉर द 6 मंथ। द फाइन ऑफ 10,000, 10,000 रुपए का जुर्माना, आर बोथ, क्लियर। नेक्स्ट, यदि हम ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, यदि हम ध्वनि प्रदूषण करते हैं, 194F, ध्वनि प्रदूषण में क्या, आवश्यकता से अधिक, जहां पर एक बार में हमारा काम हो सकता है लेकिन नहीं हम लगातार प्रेस किए हुए हैं, वन टाइम में काम हो सकता है लेकिन नहीं लगातार हॉर्न दे रहे हैं, या हमने कोई सायरन लगा रखा है जो कि अलाउ नहीं है ऐसी कंडीशन में, ठीक है, हमने कोई सायरन लगा रखा है जो कि अलाउ नहीं है, जो परमिट नहीं है, लेकिन हम उसको बजाए हुए, तो इन कंडीशन में हमारा अपराध दंडनीय होता है, पेनाल्टी इंपोज होती है। मोटरयान चलाते समय सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अनावश्यक रूप से निरंतर या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक हॉर्न बजाना, यानी हॉर्न बजाना तो सही है लेकिन अधिक हॉर्न बजाना पनिशेबल है, ठीक है, पनिशेबल पॉइंट है हमारा कि आवश्यकता से अधिक हमने हॉर्न यहां पर बजाया। नेक्स्ट, हॉर्न का प्रयोग प्रतिषेध करने वाले स्थान, ऐसे कोई प्लेसेस जहां पर लिखा हुआ है नो हॉर्न लेकिन हम वहां पर हॉर्न प्लेस कर रहे हैं, ऐसे मोटरयान चलाने जो ऐसे कट आउट का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा गैसों के अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ा जाता है, तो अपराध क्या है, 1,000 रुपए का जुर्माना। कितना है, 1,000 रुपए का जुर्माना से दंडनीय होगा। अगर दोबारा पाया जाता है तो 2,000 रुपए के जुर्माने से, यानी एक फर्स्ट टाइम पे 1,000, लेकिन नहीं आप सेकेंड टाइम फिर पाए जाते हो तो फिर आपके ऊपर ये पेनाल्टी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2,000, जस्ट डबल, क्लियर। नेक्स्ट 199A, ठीक, किशोर द्वारा अपराध, ये आपका फिर इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ज्यादा, रीजन और कोई नहीं क्योंकि ये करंट का सेक्शन है, ये आपके 2019 के अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, क्लियर, ये आपके अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है 2019 से। हाँ, अगर किशोर के द्वारा कोई अपराध होता है तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो अभिभावक या मालिक, मालिक मतलब मोटर मालिक, जो मोटर व्हीकल का मालिक है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा,
उसी के खिलाफ वाद चलेगा। जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी किशोर द्वारा किया गया है, ऐसे किशोर संरक्षक या मोटरयान का स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा। अर्थात यहां पर स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा, उसी के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। सशक्त अतिरिक्त ऐसा संरक्षक स्वामी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी अवधि हो सकती है? 3 वर्ष तक की अवधि हो सकेगी। जुर्माना जो कि कितना होगा? 25,000। क्लियर? जुर्माना कितना होगा? 25,000 रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। जहां धारा के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया, जहां पे अपराध किसी किशोर के द्वारा किया गया, वहां पर जो वाद चलेगा वो कहां चलेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चलेगा किशोर न्यायालय में। कहां चलेगा? किशोर न्यायालय, यानी जोनाइल कोर्ट में चलेगा। क्लियर? जहां की इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, और दूसरी चीज, अगर ऐसा अपराध पाया जाता है तो उस मोटर यान का जो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन को अगले 12 माह के लिए, यानी फॉर 1 ईयर सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसका चालन रोक दिया जाएगा। क्लियर? और किशोर न्यायालय में इसका वाद चलेगा। पेनाल्टी 25,000 रुपए तक की होगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो जुनाइल कोर्ट में इसका केस चलेगा। पहला पॉइंट 199A 2019 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और इसमें अगर किशोर के द्वारा कोई अपराध होता है तो उसके लिए अभिभावक या मोटर ऑनर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वाद उसी के अगेंस्ट चलता है। लेकिन ये वाद चलता किसमें है? किशोर न्यायालय में चलता है, जुनाइल कोर्ट में चलता है। क्लियर? और जो मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर द 1 ईयर। दूसरी चीज, जो व्यक्ति पकड़ा जाता है, यानी जो किशोर पकड़ा जाता है, जिसने ऑपरेट किया, जिसने ड्राइव किया या राइड किया मोटर व्हीकल को, उसको उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। यानी 18 वर्ष की आयु पर वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाएगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस यानी अनुज्ञप्ति पाएगा कब? जब उसकी उम्र हो जाएगी 25 वर्ष। तो ये हमारे कुछ इसके बेसिक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बेसिक पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हो गए? इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट आपका बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा न्यू कंटेंट है जो 2019 के करंट का ही पोर्शन में है। तो मोटर व्हीकल का जो आरसी है, जो मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है, वो सस्पेंड होगा फॉर 1 ईयर। कौन सा सेक्शन जोड़ा गया? तो 199A किससे जोड़ा गया? मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019। क्लियर? आरसी 1 ईयर के लिए सस्पेंड हो जाएगी, और यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? गार्जियन या फिर ऑनर ऑफ मोटर व्हीकल। क्लियर? पेनाल्टी कितनी इंपोज होगी? 25,000। क्लियर? 25,000 यहां पर पेनाल्टी इंपोज होगी, और 3 ईयर का इंप्रिजनमेंट। क्लियर? 3 ईयर का इंप्रिजनमेंट याद रखो, क्योंकि हमने आपसे पहले से बोला है कि यहाँ जो वाद चलेगा कहां चलेगा? जुनाइल कोर्ट में चलेगा, जेजेएसी में चलेगा, जुनाइल कोर्ट में चलेगा। जुनाइल कोर्ट में 3 वर्ष से ऊपर की सजा नहीं होती, 3 ईयर इंप्रिजनमेंट और 25,000 की पेनाल्टी, 1 ईयर सस्पेंड, आरसी सस्पेंडेड फॉर द 1 ईयर। एंड जो किशोर पकड़ा गया, जिस किशोर ने ये काम किया, जिस किशोर ने ये अपराध किया, उसको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा वो उसकी 25 ईयर की एज कंप्लीट करने पर मिलेगा। जब उसकी एज कितनी हो जाएगी? 25 ईयर, तब मिलेगा। 18 ईयर पर उसको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस 199A के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 215B राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। तो यहां पर 215 खा, ये भी 2019 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनेगा। ठीक है, नेशनल रोड सिक्योरिटी बोर्ड बनेगा। कौन गठित करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका गठन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इसका गठन करेगी, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा। राष्ट्रीय जो एक अध्यक्ष होगा गठन करेगी, और इसमें जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे? एक अध्यक्ष होगा। राज्य सरकारों से उतनी संख्या में प्रतिनिधियों और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। यानी सेंट्रल बोर्ड इसका गठन करेगी,
सेंट्रल गवर्नमेंट, यही इसकी अध्यक्ष होगी। क्लियर। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट के सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा राष्ट्रीय बोर्ड सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंध से संबंधित सभी पहलुओं पर यथास्थित केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देगी। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड आपका क्या हो गया? एक एडवाइजरी बोर्ड हो गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड आपका हो गया एक एडवाइजरी बोर्ड। एक एडवाइजरी बोर्ड हो गया। किसको सलाह दे रही है? सलाह दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। किससे संबंधित? सड़क सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, अब जो दुर्घटनाएं हैं वो ना हो, इनसे संबंधित। यहां तक मोटर व्हीकल का स्ट्रक्चर, उसकी डिजाइन, उसका वजन, उसके निर्माण में प्रक्रियाएं और उसके निर्माण में लगने वाली चीजों का अनुरक्षण करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, अनुज्ञापन करने का, सारी चीजों पर ध्यान रखेगी, अध्ययन करेगी और सलाह देगी, जिनको की मानना होगा, जिनके आधार पर नए परिवर्तन होंगे। इसके लिए बनाया गया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें मेंबर होंगे। एडवाइजरी बोर्ड होगा जो कि विनिर्माण से लेकर के, विनिर्माण किसका? मोटर व्हीकल के निर्माण से लेकर के उसके ऑपरेशन तक, उसके चलन तक, उसके मोटर व्हीकल को ड्राइव या राइड करने तक उपयोग में आने वाली चीजों का अध्ययन करेगी, उस पर अपनी राय देगी और उस सलाह को गवर्नमेंट उस सलाह के आधार पर नए नियमों का निर्माण करेगी, पालन करेगी, बनाएगी और उसी आधार पर आगे अमेंडमेंट होंगे। क्लियर? ये था आपका 215 नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। क्लियर हुआ? तो यहां तक हमारा हुआ मोटर व्हीकल एक्ट। 217 आपके एक्ट थे जिसमें जो इंपॉर्टेंट एक्ट थे हमने उनको डिस्कस किया। जो 2019 के अमेंडमेंट में टच हुए थे, करंट के एक्ट हो गए थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगर इसके बाद आपका कोई पॉइंट ऐसा होता है जो आपके समझ में नहीं आया या आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कमेंट करो, मैसेज दो, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऐसा एक्ट है या अगर कोई ऐसा नॉर्म्स है या अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हो, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, आप उसको कमेंट करके बोलो, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके शो करें, हम उसको डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और मोटर व्हीकल एक्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस पर अगर कोई पॉइंट है तो आप लोग सजेशन में जरूर दें। थैंक यू।